हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप लोगों का स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आज इस चैप्टर की, तो आज हम चैप्टर 10 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर न्यू एम्पायर्स हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बात करें, हम जब अशोका की चैप्टर को रीड किए थे तो उसके टाइम भी एम्पायर का लिखाया था कि मतलब कि जो बड़ा किंगडम्स हैं, जो बड़े किंगडम जो इस्टेब्लिश हुए। तो हमने जब महाजनपद के एरा के जो टाइम के समय में हमने रीड किया था कि कैसे वहाँ अशोका ने जब मगध के अंदर एम्पायर को इस्टेब्लिश किया और उस टाइम मौर्य डायनेस्टी को पीक के ऊपर लेके गई। उसके बाद में हम फ्रेंड्स अब जो रीड करेंगे उसमें गुप्ता एम्पायर के बारे में बेसिकली रीड करेंगे, और इसके अलावा और जो किंगडम्स हैं जो इस्टेब्लिशमेंट में आए तो उनके बारे में रीड करेंगे। अगर हम फ्रेंड्स इससे पहले हमारी क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री को अगर हम देखें, जो अभी तक हमने जो रीड किया है उसके बारे में अगर हम एक बार रिवाइज करें, तो फ्रेंड्स हमने देखा कि कैसे हमने इससे पहले सबसे पहले वाले चैप्टर में हमने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में रीड किया कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ पे राइस पहले हुआ था, कहाँ पे गेहूँ पहले हुआ था, इन सब के बारे में देखा। फिर उसी चैप्टर के अंदर हमने देखा गारो खासो और जयंतिया हिल्स हैं, हिंदू कुश और सुलेमान जो रेंजेज हैं, उनके अंदर जो चैप्टर 1 है उनके बारे में देखा कि वहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था या नहीं हुआ था। इसके बारे में फ्रेंड्स, इसके बाद में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे इस पैलियोलिथिक एज के बारे में देखा, स्टोन एज के बारे में देखा। बेसिकली जो 2 मिलियन ईयर्स अगो से स्टार्ट होता है, उसका 3 फेजेज हैं, पैलियोलिथिक है, मीजोलिथिक है, नियोलिथिक है। उसके अंदर हमने देखा कैसे आग का आविष्कार हुआ करनूल में, जिसके एसेज मिले हैं, जिसके एविडेंस मिले हैं, करनूल जो साइट है। उसके बाद में अगर हम फ्रेंड्स हम देखें कि इसके बाद में हमने जब नियोलिथिक और मीजोलिथिक में जब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ, जब एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस हुआ, तो उसके बाद में हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे जो धीरे धीरे कल्चर्स का डेवलपमेंट होता है, कल्चर्स के डेवलपमेंट होने की वजह से यहाँ पे सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है। तो उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कैसे डेवलपमेंट में आता है, एग्जिस्टेंस में आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जब एंड फेज में जब कल्चरल लेवल पे डेवलपमेंट जब हो चुका था, तो उस टाइम में ही यहाँ पे वैदिक सोसाइटी का डेवलपमेंट आता है। फिर उसके बाद में लेटर वैदिक फेज आता है। उसी के टाइम में जनपद बनते हैं, फिर महाजनपद बनते हैं। फिर महाजनपद के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे मगध का टाइम आता है। उसी टाइम में यहाँ पे फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हो जाते हैं। और मगध की जो बाद वाला जो फेज़ है उसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर के अंदर रीड किया, कैसे मगध जब डिक्लाइन हुआ मगध का, तो उसके बाद में कैसे सोसाइटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट में आई, तो उनके बारे में हमने लास्ट चैप्टर के अंदर रीड किया। हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है, यहाँ से पहले यहाँ से इंडो ग्रीक आते हैं, फिर शक आते हैं, फिर पार्थियंस आते हैं, फिर कुषाण आते हैं, फिर यहीं पे वेस्टर्न क्षत्रप के रूप में इस्टेब्लिश हो जाते हैं कुछ। इसके बाद में हमने देखा कि वहाँ पे जब मगध के अंदर जब मौर्यन डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, तो एक डायनेस्टी टेक ओवर करती है। उस डायनेस्टी को शुंग डायनेस्टी बोलते हैं। पुष्यमित्रा शुंगा जो उसके सेनापति थे बृहदरथ के, जो लास्ट मौर्यन किंग है। उसके बाद में शुंगा डायनेस्टी को भी जो आगे दूसरी डायनेस्टी आती है कण्वा डायनेस्टी, जिसके फाउंडर वासुमित्र कण्वा थे। उसके बाद में फ्रेंड्स हम देखते हैं कि नीचे जो साउथ इंडिया के अंदर 3 डायनेस्टी चल रही होती हैं, चेरा चल रही होती है, चोला चल रही होती है, पांड्या चल रही होती हैं, चेरा चोला इन पांड्या जो होती हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो डेक्कन वाले एरिया में जैसे सातवाहन डायनेस्टी आती है। तो फ्रेंड्स, ये इसी का एक्सटेंशन है। अब जो यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है एम्पायर का, प्रेजेंटली जो टाइम चैप्टर है इसके अंदर और फिर से एक अच्छी डायनेस्टी के रूप में आती है, इस्टेब्लिशमेंट में आती है, उसको बोलते हैं हम गुप्ता डायनेस्टी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी का टेक ओवर होता है। गुप्ता डायनेस्टी के बाद में जो थानेसर नाम की एक जगह है, थानेसर यहाँ से एक नए किंग के रूप में उभरते हैं, उनको बोलते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन यहाँ से उभरते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में भी उस टाइम में कुछ डायनेस्टीज़ का टेक ओवर हो रहा था, जैसे अहीहोल से हम बात करें, जो चालुक्य डायनेस्टी वहाँ से चल रही थी। कांचीपुरम से पल्लवाज डायनेस्टी यहाँ से चल रही है। पल्लवाज वही हैं जो महाबलीपुरम का जो डेवलपमेंट करवाए थे। तो इन सब के बारे में हमने यहाँ पे अभी तक हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करें इस जो मैप की, जो ग्रीन एरिया है, इसको ये डायरेक्टली कंट्रोल किया करती थी गुप्ता डायनेस्टी के द्वारा। अगर गुप्ता डायनेस्टी के हम वेरी फेमस किंग की बात करें, तो फ्रेंड्स समुद्रगुप्त जो हैं इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला गया है। अगर हम बात करें नेपोलियन का जो बर्थ था वो एक्चुअली में बाद में हुआ था, आफ्टर द समुद्रगुप्ता के बाद में, काफ़ी बाद में होता है, बट उनको नेपोलियन इंडिया जो ब्रिटिश स्कॉलर्स हैं उनके द्वारा बोला गया है। तो समुद्रगुप्ता के टाइम में जो ये डायनेस्टी है, गुप्ता डायनेस्टी, जो पीक के ऊपर चली जाती है, जो इनका टेरिटोरियल एक्सपेंसन और इसके अलावा जितने भी इनके अंडर में जो और किंग्स आया करते थे और किंगडम्स आया करते थे, तो वो सब हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब चैप्टर की रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली हम जो 300 CE से लेकर 600 CE तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम देखेंगे।
300 CE से लेकर जो 600 CE तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि गुप्ता डायनेस्टी के टाइम टेम्पल बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। जो वैष्णव भक्ति है, जो वैष्णव सेक्ट है, जो भगवान विष्णु की जो पूजा करते हैं, उसका यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा लास्ट चैप्टर में हमने भक्ति के बारे में देखा, कम्प्लीटली डिवोशन टुवर्ड्स द गॉड। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें हम यहाँ पे आएंगे, फिर हर्षवर्धन के बारे में यहाँ से देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम चैप्टर का अगर स्टार्ट करें तो चैप्टर के स्टार्ट में जो बेसिकली चैप्टर में हम गुप्ता एज के बारे में रीड करेंगे, उनके सोर्सेज के बारे में रीड करेंगे। इंस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था कि जो हार्ड सरफेस है, हार्ड सरफेस के ऊपर कुछ बना दिया जाए, पत्थर के ऊपर बना दिया जाए, बिल्डिंग के ऊपर बना दिया जाए, तो इन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू जो कम्युनिकेशन जो इस्टेब्लिश किया था मौर्याज में जो अशोका ने, उसके बाद में उसी इंस्क्रिप्शन की जो प्रथा है उसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ इंस्क्रिप्शंस में बेसिकली एक नया वर्ड आता है प्रशस्ति। प्रशस्ति मीन्स प्रेज। उसके प्रेज में जो कोई भी कोर्ट पोइट के द्वारा या कोर्ट के अंदर कोई पोइट है या जो राइटर है उसके द्वारा ये सब चीज़ें प्रेज में की जाती हैं किंग के लिए। फिर इस डायनेस्टी के जो वेरी फेमस किंग है समुद्रगुप्त, जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला गया है। फिर पोस्ट गुप्ताज में क्या होता है, हर्षवर्धन यहाँ पे टेक ओवर करते हैं नॉर्थ इंडिया में। फिर हर्षवर्धन को डिफीट कर दिया जाता है चालुक्याज के द्वारा। चालुक्य हर्षवर्धन को ही डिफीट नहीं करते हैं, पल्लवाज को भी डिफीट करते हैं। तो हर्षवर्धन जब यहाँ पे अपना एम्पायर एक्सपेंड कर रहे होते हैं तो कैसे साउथ इंडिया के अंदर दो डायनेस्टी हैं जिसमें जो इमर्ज हो रही होती हैं, चालुक्याज एंड पल्लवाज। इसके बाद में हम देखें एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के बारे में यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि आर्मी का कैसे रोल डिक्लाइन होता है, जो किंग के अंडर आर्मी नहीं होती, किंग के पास टैक्स कलेक्शन करने की पावर भी नहीं होती है। तो किंग जैसे जैसे जब अपना जो पावर को लॉस्ट करेगा तो जो ये सामंत होंगे वो पावर को टेक ओवर कर लेंगे, जिसमें हम बेसिकली हम एक जो डायनेस्टी है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि वो चालुक्याज के ही जो सामंत होते हैं, पर बाद में जब सामंत चालुक्य एम्पायर जब वीक होता है तो उसके बाद में वो टेक ओवर कर लेते हैं किंगडम को। इसके अलावा हम देखिए यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम रीड करेंगे कि कैसे जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे उनका जो सोसाइटी के अंदर स्टेटस था वो कैसा था, कौन सी लैंग्वेज बोला करते थे, सोसाइटी का जो डेवलपमेंट था वो किस टाइप से था। जैसे फ्रेंड्स इस अभी जो प्रीलिम्स हुआ है 2022 का, तो उसके अंदर जो स्लेवरी से रिलेटेड, संगमेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आप अगर इंटरलिंक करके आप डीपली अंडरस्टैंड करके क्रोनोलॉजी को समझते हुए कैसे कौन सा जो सोसाइटी के अंदर कौन सी एक्टिविटी का कब डेवलपमेंट हुआ आप रीड करोगे तो आपको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं यहाँ पे जो पहली बार प्रशस्ति का जो यूज किया जाता है, और प्रशस्ति बेसिकली इंस्क्रिप्शन के ऊपर किंग के प्रेज के अंदर लिखा जाता है। इसके अंदर अगर हम बात करें जो अशोका का पिलर था इलाहाबाद में, उसी पिलर के ऊपर समुद्रगुप्ता के प्रेज में लिखा गया है, और वहाँ पे जो संस्कृत लैंग्वेज का यूज किया गया है, काफ़ी लॉन्ग इंस्क्रिप्शन है जिसके अंदर इनकी फैमिली के बारे में भी लिखा गया है। अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें, हम गुप्ता एम्पायर की बात करें तो इसके जो फाउंडर थे वो तो श्रीगुप्ता एंड घटोत्कच थे। श्रीगुप्ता एंड घटोत्कच इसके फाउंडर थे। उसके बाद में चंद्रगुप्त आते हैं जो इनके पिताजी थे। उसके बाद में समुद्रगुप्त आते हैं, और समुद्रगुप्त के जो सन होते हैं वो होते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्होंने विक्रम संवत का स्टार्ट किया था। तो ये आपसे कभी पूछ लेगा। तो समुद्रगुप्त को यहाँ पे एक वॉरियर के रूप में दिखाया गया है कि वो एक योद्धा थे। इसके अलावा इसके अंदर दिखाया गया है कि उनके काफ़ी मार्क थे उनकी बॉडी के ऊपर में, वो मार्क शो करते हैं कि उन्होंने खूब सारी बैटल्स यहाँ पर लड़ी थी। इसके अलावा उनकी जो वेपन्स हैं उनके बारे में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे जो समुद्रगुप्त के प्रेज के बारे में बताया गया है कि समुद्रगुप्त किस टाइप से जो फैमिली की जीनियोलॉजी के बारे में भी हमको पता लगता है इस प्रशस्ति से। तो प्रशस्ति को बेसिकली जो हरिसेना जो पोइट थे उन्होंने लिखा था यहाँ पे, हरिसेना ने, और संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ किया गया था फ्रेंड्स यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इसके बाद में जो किंग्स आए थे उनके बारे में हमको प्रशस्ति के बारे में पता नहीं लगेगा। इसके बाद जो समुद्रगुप्त के बाद में और जो किंग्स आए थे उनके बारे में अगर हमको बेसिकली अगर पता चलेगा तो वो कॉइन्स के थ्रू पता लगेगा। गुप्ता डायनेस्टी में जो भी किंग्स आए थे उनके बारे में हमको जो कॉइन्स हैं उनके थ्रू ही पता लगेगा। इसके अलावा अगर हम फ्रेंड्स बात करें उनके रूल की, तो जो आर्यव्रत का जो रूल था, जो नॉर्थ इंडिया में ये जो ग्रीन वाला एरिया है वो डायरेक्टली इनके द्वारा रूल किया जाता था। इसके अलावा इन्होंने जो साउथ इन्होंने एक
जो साउथ इंडिया के जो किंग्स हैं उनको भी डिफीट किया था, 12 किंग्स को। तो उसको दक्षिण पथ, रूलर्स ऑफ दक्षिण पथ के रूप में बोला जाता है, जो नाम से ही शो हो रहा है दक्षिण पथ साउथ इंडिया के जो रूलर्स हैं। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि वो साउथ इंडिया के जो रूलर्स थे उनको ट्राइब्यूट भेजा करते थे, उनके लिए लाया करते थे, गिफ्ट उनको सेंड किया करते थे, इनके ऑर्डर्स को माना किया करते थे, इनकी कोर्ट को भी अटेंड किया करते थे वो लोग। इसके अलावा बताया गया जो कुषाण का एरिया था या जो प्रेजेंटली श्रीलंका का एरिया है, वो एरिया भी समुद्रगुप्त के कंट्रोल में हुआ करता था। समुद्रगुप्त ने बेसिकली अपना एम्पायर है वो काफ़ी कंसोलिडेट करने की कोशिश की। अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो तक्षशिला, जो मगध के टाइम में एक इम्पोर्टेंट सिटी हुआ करती है तक्षशिला, तो तक्षशिला का यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें तो तक्षशिला का जो सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पे लॉस्ट हो जाता है जो गुप्ता एम्पायर के टाइम में। उज्जैन स्टिल अभी एग्जिस्टेंस में है, उज्जैन का जो इस्टेब्लिशमेंट में काफ़ी है। और एक सिटी जो नई सिटी इमर्ज होती है नॉर्थ इंडिया में वो कन्नौज होती है, जहाँ पे फिर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि कैसे कन्नौज के लिए स्ट्रगल स्टार्ट होता है, जो इनिशियल फेज है मेडिवल इंडिया का वहाँ से। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम देखेंगे जो लेटर किंग्स हैं उनके द्वारा कॉइन्स इशू गए हैं। चंद्रगुप्त सेकंड है जिन्होंने इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स भी इशू किए हैं। ये कॉइन्स के थ्रू दिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पे जो किंग है वो वीणा बजा रहा है। इसके अलावा कोर्ट के अंदर काफ़ी सारे पोइट्स थे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में, जो कालिदास जैसे, आर्यभट्ट जैसे एस्ट्रोनॉमर थे। तो यहाँ पे बेसिकली एनसीईआरटी के अंदर तो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं दिया है। जो नवरत्न थे जो चंद्रगुप्त सेकंड के जो कोर्ट के अंदर में, तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे रीड करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। इसी के बाद में जब गुप्ता एम्पायर का जब डिक्लाइन होता है, जब गुप्ता एम्पायर का जब डिक्लाइन हो जाता है फ्रेंड्स, जब चंद्रगुप्त के बाद में, अगर हम चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में बात करें तो यहाँ पे कुमारगुप्त आते हैं। और कुमारगुप्त के बाद में गुप्ता एम्पायर जो स्कंदगुप्त आएंगे, और उसके बाद में गुप्ता जो डायनेस्टी है उसके जो किंग्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं। तो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं तो धीरे धीरे यहाँ पर गुप्ता डायनेस्टी का जो डिक्लाइन हो जाता है। अगर हम कुमारगुप्त की बात करें, कुमारगुप्त के द्वारा जो नालंदा जो थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, उसको इस्टेब्लिश किया गया था कुमारगुप्त के द्वारा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात करें हर्षवर्धन और हर्षचरित्रा की, जो उसको हर्षचरित्रा को बेसिकली बात करें तो इनको एक कोर्ट पोइट थे बाणभट्ट, जो नॉर्थ इंडिया में दूसरा किंगडम है जो उभर के आता है इसी टाइम में, उन्होंने इसको लिखा था। अगर हम हर्षा की अगर हम बात करें तो हर्षा यहाँ पे एल्डेस्ट सन नहीं थे इनके पिताजी के, इनके जो बड़े भाई होते हैं राज्यवर्धन होते हैं। राज्यवर्धन को बेसिकली ऐसे होता है कि इनके जो ब्रदर इन लॉ थे, कन्नौज के जो किंग थे, उनको बेसिकली जो एक बंगाल का किंग होता है वो डिफीट कर देता है, और इनकी बहन राजेश्वरी होती है। तो इन सब की जो डेथ हो जाती है, भाई, पिताजी, बहन, जीजा, तो इन सब की डेथ का जो बदला लेने के लिए जो हर्षवर्धन है वो टेक ओवर करते हैं किंगडम को, और इनका सबका बदला लेते हैं, बंगाल तक जाते हैं। वहाँ पे जो शशांक नाम का किंग था उनको डिफीट करके आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करें कि जब इन्होंने अपना जो कन्क्वेस्ट है या अपना जो कनकर किया, जो बंगाल को, मगध को, इन सब एरियाज़ को जब इन्होंने अपने अधीन में किया, तो इनको एक हर्षा को सोचने को विचार आया कि क्यों ना साउथ इंडिया की तरफ भी अपना जो एम्पायर है उसको एक्सपेंड किया जाए। तो हर्षवर्धन अपना साउथ इंडिया की तरफ अपना एम्पायर लेके जाते हैं, और वहाँ पे नर्मदा के पास इनको एक दूसरे किंग होते हैं, चालुक्यन किंग, जो दूसरी डायनेस्टी साउथ इंडिया के अंदर उभर रही होती है उसी टाइम में। तो चालुक्यन किंग पुलकेशिन सेकंड के द्वारा हर्षा को डिफीट कर दिया जाता है। यहाँ पे हर्षा की पिटाई हो जाती है। और बेसिकली इनकी हम जो बात कर रहे थे, इनकी जो बायोग्राफी है, बायोग्राफी के बारे में बात कर रहे थे हम। तो बायोग्राफी जो है इसको इनके कोर्ट पोइट हैं बाणभट्ट, उसने लिखा है, संस्कृत के अंदर लिखा है। और हीनशान जो थे, हीनशान जो चाइना से आए थे, हीनशान इन्हीं के टाइम में यहाँ पे इनके कोर्ट में आते हैं, और हर्षा के डिक्लाइन के बारे में भी पता लगता है यहाँ पे हमको। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि हीनशान ने जो भी बातें बताई हैं हर्षा के पोइट्स के बारे में लिखा है। आप कमेंट सेक्शन में जो हीनशान की जो बायोग्राफी है, जो किताब है, उसके बारे में आप बताना कि उनकी बुक का नाम क्या था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जब हर्षवर्धन अपनी कन्नौज में, जब थानेसर में पैदा होते हैं और कन्नौज में अपनी जब सिटी है उसको एक्सपेंड कर देते हैं, इनकी जो सिटी होती है कन्नौज में इस्टेब्लिश कर देते हैं। तो इनके बेसिकली ऐसा भी आता है कि इन्होंने 2 एम्पायर्स को मर्ज किया था, अपने थानेसर वाले को और अपनी जो बहन का जो एम्पायर था, इन दोनों को इन्होंने मर्ज कर लिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बुद्धिज़्म के काफ़ी सपोर्टर थे हर्षवर्धन, हर्षा जिनको बोला जाता है।
तो फ्रेंड्स जब ये नर्मदा के पास जाते हैं तो नर्मदा के पास इनकी जो बेसिकली कहीं तो पिटाई हो जाती है पुलकेशिन के द्वारा। नर्मदा का इंपॉर्टेंस यहाँ पे निकल के आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारा जो चैप्टर 1 था, तो चैप्टर 1 के अंदर में हमने नर्मदा के बारे में रीड किया था कि कैसे नर्मदा के बारे में वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ था, जो सोर्सेज है हिस्ट्री के हमारे। तो फ्रेंड्स हम जब पुलकेशिन सेकंड की बात करें, जो नई डायनेस्टी साउथ इंडिया के अंदर उभर रही होती है, तो पुलकेशिन की अगर हम बात करें तो चालुक्य डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे। इनकी जो कैपिटल हुआ करती वो अहिहोल नाम का एक जगह है प्रेजेंटली कर्नाटक में। अहिहोल में ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था और रायचूर दोआब तुंगभद्रा रिवर तक का जो एरिया था इन्होंने टेक ओवर कर रखा था। इसके अलावा एक दूसरी डायनेस्टी और होती है साउथ इंडिया में, जो पल्लवाज हैं। पल्लवाज जो कांचीपुरम इनकी कैपिटल थी, कावेरी वाला जो डेल्टा है वो इनका एरिया में आता था। ये वो ही पल्लवाज हैं जो महाबलीपुरम जो जगह है वो इन्होंने डेवलप कराई है। टेम्पल आर्किटेक्चर भी इनका काफ़ी फेमस है। जब हम आर्किटेक्चर के बारे में, आर्ट एंड कल्चर में रीड करेंगे तो इन सब जो सेक्शंस है इन सबको काफ़ी डिटेल वे में रीड करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो पुलकेशिन सेकंड था, पुलकेशिन सेकंड की भी प्रशस्ति में एक आईहोल में इंस्क्रिप्शन है जिसको रवि कीर्ति नाम के इनके कोर्ट पोइट है उनके द्वारा लिखा जाता है। तो जो पुलकेशिन सेकंड है, पुलकेशिन सेकंड ने क्या किया कि एक्चुअली में ये फाउंडर नहीं थे वैसे अगर हम बात करें चालुक्य डायनेस्टी के, बट ये सेकंड नंबर इनके जो चाचा जी हैं उनको हटा के आते हैं, अपने अंकल को डेथ के बाद में पावर को टेक ओवर करते हैं। तो पुलकेशिन के द्वारा क्या हुआ कि पुलकेशिन के द्वारा हर्षा को भी डिफीट किया गया, डिफीटेड पल्लवा एज द हर्षा, बोथ इनको डिफीट किया। तो इसके बाद में कहा जाता है कि हर्षा वाज नो लॉन्गर हर्षा, कि हर्षा जब डिफीट के बाद में ज़्यादा हर्ष नहीं रहा। खुशी, जो हर्ष हिंदी का वर्ड है उसका मतलब होता है खुशी, तो हर्ष जो था वो उतना हर्ष और उल्लास के साथ नहीं रह पाया। अगर हम बात करें पल्लवाज की, तो पल्लवाज किंग को भी इन्होंने डिफीट किया, कांचीपुरम को इन्होंने अटैक किया। और बताया जाता है कि पल्लवाज किंग ने जो शेल्टर ले लिया था बिहाइंड द वॉल्स, दीवार के पीछे वो छिप गए थे जब ये अटैक करने गए थे पुलकेशिन सेकंड। तो ये शो करता है कि वो पुलकेशिन सेकंड कितने पावरफुल होंगे उस टाइम में, जो इन्होंने नॉर्थ इंडिया के भी एक किंगडम को हराया, इसके अलावा साउथ इंडिया के भी एक किंगडम को हरा रहे हैं। तो बेसिकली पुलकेशिन का काफ़ी अच्छा रोल था, चालुक्याज का जो काफ़ी पावरफुल थे उस टाइम में। अगर हम बात करें फ्रेंड्स आगे, तो चालुक्य ने को बाद में जो चालुक्य डायनेस्टी वो काफ़ी लंबे टाइम तक रूल नहीं कर पाई। चालुक्य डायनेस्टी को फिर बाद में रिप्लेस कर दिया जाता है राष्ट्रकूटा, क्योंकि चालुक्य डायनेस्टी कमज़ोर होने लगती है। और पल्लवा डायनेस्टी को भी डिफीट कर दिया जाता है। बेसिकली अगर हम बात करें चोला डायनेस्टी के द्वारा, पल्लवाज के लास्ट जो किंग होते हैं वो उनका नाम होता है अपराजित। अपराजित को फिर पराजित कर दिया जाता है, हरा दिया जाता है चोला डायनेस्टी के द्वारा। इसके अलावा अगर हम फ्रेंड्स अगर बात करें जो साउथ इंडिया की जो किंगडम्स हैं इनके बारे में हमने बात किया, तो इनके अगर हम वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें कि वहाँ पे जो सोशल लाइफ थी, जो असम्बलीज थी वो कैसे चला करती थी, तो बेसिकली वहाँ पे लोकल पंचायत जो है उसका एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। उसके अंदर हम पल्लवाज के अंदर बेसिकली अगर हम बात करें तो एक सभा का कॉन्सेप्ट आता है। सभा का कॉन्सेप्ट का मतलब है कि वो लैंड ओनर्स, जो ब्राह्मण लैंड ओनर्स थे, उनकी एक मीटिंग हुआ करती थी। इसके अलावा इस सभा की कुछ कमेटी होती थी, वो कमेटी देखा करती थी कि किस टाइप से रोड बनवाना है, इरिगेशन कैसे करना है, एग्रीकल्चर के काम कैसे करने हैं, लोकल टेम्पल्स में वर्क के लिए क्या करना है। तो ये सब उस जो सभा के थ्रू देखा जाता है। तो प्रेजेंटली जो हमारा पंचायत का सिस्टम है उस टाइप की वहाँ एक्टिविटी थी। तो ये हम जब ऐसे के बारे में लिखते हैं या किसी ना किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर के बारे में, तो ये सब के बारे में हम मेंशन करते हैं सभा और जो हैं। इसके अलावा उर की बात करें तो ब्राह्मण्स की नहीं, ऑर्डिनरी पीपल्स की जो एक मीटिंग हुआ करती थी, जो असेंबली थी, उसको उर बोलते हैं। एक नगरम नाम का भी कॉन्सेप्ट था। नगरम मतलब कि जो हमने श्रेणीज देखा है नॉर्थ इंडिया में, जो श्रेणीज थे जो बैंक के रूप में काम करते थे, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे, क्राफ्टमैन पर्सनस को एक एसोसिएशन थी। अगर हम बोलें कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रूप में इस्टेब्लिश हुए थे श्रेणीज नॉर्थ इंडिया में, तो वहाँ साउथ इंडिया में जो है नगरम के रूप में इस्टेब्लिश हुए हैं। और इन जो असेंबलीज हैं इनको जो कंट्रोल करते थे रिच और पावरफुल लैंड ओनर, वहाँ पे मर्चेंट्स हैं वो कंट्रोल किया करते थे वहाँ पे। तो ये शो करता है कि वहाँ पे सोसाइटल स्टेटस कैसा था। जो पावरफुल पीपल्स हैं वो इन असेंबलीज को हमेशा कंट्रोल किया करते थे। नगरम के बारे में हमको पता चला, उर के बारे में चला, हमको सभा के बारे में पता लगा।
इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे जो किंगडम्स थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइप से हुआ करता था। तो बेसिकली वो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो होता है लैंड रिवेन्यू। पर जो नए नए जब किंगडम किंग्स ने अडॉप्ट किया वहाँ पे, तो वहाँ पे लैंड रिवेन्यू का जो सिस्टम था, बेसिकली ये लैंड रिवेन्यू किसी एक मिडिल मैन के थ्रू कलेक्ट किया करते थे। और ये मिडिल मैन जब पावरफुल हो जाएगा तो कभी कभी जब किंग्स कमज़ोर हो जाते हैं तो ये अपनी पावर को टेक ओवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी वो भी हेरिडिटरी बन जाती हैं यहाँ पे, और सन वहाँ पे सक्सीड करता है। इसके अंदर हम बात करते हैं जो हरी सेना की हमने बात आई थी गुप्ता डायनेस्टी में, तो हरी सेना अपने फादर की तरह महादंड नायिका, चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी बनते हैं। इसके अलावा एक पर्सन बहुत सारी जो पोस्ट है वो भी टेक ओवर करके रखता था। अगर हम हरी सेना की बात करें तो कुमार अमात्य भी थे, वो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर भी थे। इसके अलावा संधि विग्रही का जो मतलब एक मिनिस्टर होता है पीस एंड वॉर का, उसके भी मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ये शो करता है कि जो अर्थशास्त्र के अंदर जो बेसिकली चाणक्य ने जो कहा था कि मेरिट के ऊपर में आप अपने जो अपने अमात्याज हैं, अपने ब्यूरोक्रेसी को जो आप मेरिट के ऊपर में अपॉइंट कीजिए, ना कि हेरिडिटी के रूप में, ना कि वंशानुगत रूप से ये सब पोजीशंस नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे उसके कंप्लीट अपोजिट है फ्रेंड्स, ये गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में है। यहाँ पे हमने देखा कि कैसे टैक्स कलेक्शन की जो पावर्स हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं किंग के द्वारा इन सब अपने टैक्सेस को अपने लोगों में बांटना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे किस टाइप से हुआ करता था, तो वहाँ पे बेसिकली कुछ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करते थे, जैसे नगर श्रेष्ठी जो चीफ बैंकर होता था, मर्चेंट ऑफ द सिटी को बोलते थे। इसके अलावा बोलते हैं यहाँ पे कायस्थ नाम का भी एक कॉन्सेप्ट था जो प्रेजेंटली आज भी नॉर्थ इंडिया के अंदर चलता है। तो ये सब जो पावरफुल पोस्ट पे जब जो भी लोग रहा करते थे, जब भी किंग्स अपना कमज़ोर होता था तो ये लोग अपनी जो पोजीशन है उसको टेक ओवर कर लिया करते थे वहीं पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो किंग की एक नई आर्मी का जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, यहाँ पे किंग के पास जब इतना इकोनॉमिक फाइनेंशियली वो साउंड नहीं होता है तो आर्मी के लिए बेसिकली किसी की हेल्प लेगा। और हेल्प लेने के लिए बेसिकली वो क्या करेगा कि यहाँ पे आर्मी की हेल्प लेने के लिए वो बेसिकली ये फ्रेंड्स ये जो फ़ोटो है ये हमने जो हर्षा के टाइम की जो है वो यूज़ की है, जो उसके टाइम जो आर्मी का जो नया कॉन्सेप्ट समझ में आया था। तो हर्षा जब वहाँ पे बताते हैं कि जो वो अपने आर्मी को लेके चलता था, अनॉर्मियस इक्विपमेंट्स साथ होते थे, सिर्फ वेपन्स ही नहीं, पोर्ट्स भी हुआ करते थे, पेन्स भी हुआ करती थी, फर्नीचर भी हुआ करते थे। इसके अलावा गाँव वाले लोग हॉस्पिटलिटी के रूप में उनको स्वीकार करते थे, ये दूध दही गुड़ ये सब खिलाया करते थे। तो ये सब शो करता है कि वहाँ पर ये बाण भट्ट ने ये सब बातें कही हैं। बाण भट्ट ने जो हर्षा चरित्र लिखा है उसमें ये सब की गई हैं। तो ये सब बताए गए थे। होल डस्ट के रूप में वहाँ उड़ा करता था, मतलब कि उसका जो हर्षा का जो कारवां था वो काफ़ी बड़ा था, बट फिर भी पुलकेशिन के द्वारा उनकी पिटाई कर दी जाती है नर्मदा के पास में। तो फ्रेंड्स ये सब हमने देखा। इसके अलावा हमको देखने को मिलता है कि किंग अपनी जो नई आर्मी की जो पोजीशन आती है, जब किंग पावरफुल पोजीशन को लॉस्ट कर देता है और जो अपनी आर्मी के लिए डिपेंड हो जाता है और मिलिट्री लीडर्स पे, तो उनको बेसिकली वो लोग किंग को मिलिट्री में सपोर्ट करेंगे। किंग उनको बेसिकली लैंड ग्रांट्स में दिया करता था, लैंड ग्रांट्स में वो लोग रिसीव किया करते थे। ये नई क्लास के जो ऑफिशियल्स हैं जो बने हैं इनको बोलते हैं सामंत। और ये सामंत बेसिकली अगर बात करें, जब भी किंग वीक हुआ करता था, जब रूलर बिल कमज़ोर भी हो जाया करता था, तो सामंत अपने आप को आज़ाद घोषित कर देते, इंडिपेंडेंट अपने आप को डिक्लेयर कर दिया करते थे। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें ऑर्डिनरी पीपल्स का, वहाँ पे जो किंगडम्स के टाइम में क्या समय था, हर्षा के समय की बात करें या हम गुप्ताज के समय की बात करें, तो ऑर्डिनरी बेसिकली यहाँ पे लैंग्वेज का पता लगता है कि यहाँ पे 2 लैंग्वेज बोला करते थे। कालिदास बताते हैं कि जो संस्कृत है वो हायर क्लास ऑफ पीपल्स यूज़ किया करते थे। इसके अलावा प्रकृत की बात करें जो वुमेन्स के द्वारा, इसके अलावा अदर देन द हायर ऑफिशियल जो भी लोग हुआ करते थे वो इस लैंग्वेज को यूज़ किया करते थे। इसके अलावा जो कालिदास का एक फेमस जो प्ले है, जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, वो बताता है कि किंग दुष्यंत और जो शकुंतला के बीच में लव स्टोरी के बारे में वो बताता है। इसके अलावा फायान जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने अपनी बुक में बताया है कि यहाँ पे जो सोसाइटी के अंदर अनटचेबल जो एक सेक्शन हुआ करता था, लोग उनको टच नहीं किया करते थे। तो ये शो करता है कि अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट किया करती थी। अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में, यहाँ पे फिशरमैन के बारे में हमको बात बताई गई है कि फिशरिंग इंडस्ट्री वहाँ पर डेवलप हो चुकी थी। इसके अलावा बात करें कि कालिदास के बारे में, यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में हमको पता लगा है कि लैंग्वेज किस टाइप से बोला करते थे वहाँ लोग।
इसके अलावा जो रिंग है जिसके बारे में हम अभियान शाकुंतलम में हमको बताते हैं, तो फिशिंग के बारे में यहाँ पे हमको पता लगता है कि फ़िशिंग इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हो गई थी। वो बेसिकली वो है कि जो फ़िश है वो फ़िश के रिंग होती है, इन सब से रिलेटेड ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स, इस जब डायनेस्टीज़ का जब डिक्लाइन हुआ तो धीरे धीरे हमारे जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आते हैं, तो इन सब के बारे में यहाँ पे हमको बताते हैं। मुस्लिम जो अगर हम बात करें, मुस्लिम रिलीजन है उसका स्टार्ट हो चुका था और वो धीरे धीरे इंडिया में आना स्टार्ट हो गया था। तो 712 में आते हैं। तो ये इनिशियल फेज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री है जो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हम 7th क्लास की जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उन सब में इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आप इनको रीड कीजिए, अगर आपको सही लगे तो आप इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।